अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अभी तक हमने जितना पढ़ा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा, अभी तक हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और सबसे अहम चीज़ हमने अभी तक तीन स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया। ठीक है। आज हम इकोनॉमिक्स की कुछ और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, जो फ्यूचर में आपके पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में बार बार रिपीट होती रहेंगी। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज, ये कुछ खास जो हैं वो टर्म्स हैं जो आपको समझ आना ज़रूरी है इससे पहले कि इकोनॉमिक्स को आप थोड़े एडवांस लेवल पे पढ़ना शुरू करें। ये इसलिए हमने चैप्टर 1 में रखी हैं क्योंकि ये बड़ी ही बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अच्छा, सबसे पहले गुड्स गुड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। गुड किसी भी आइटम को कह सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कह सकते हैं जो आप देख भी सकते हो, जिसको आप हाथ से टच भी कर सकते हो, और इसीलिए इन चीज़ों को टेंजिबल कहते हैं। ठीक है, तो टेंजिबल आइटम्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो गुड्स कहलाती हैं इकोनॉमिक्स में। इवन अकाउंटिंग में और डिफरेंट जो फाइनेंस की जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इनको गुड कहा जाता है। जैसे कि आपकी कार, आपका बैग, आपका फ़ोन, आपकी बुक्स, जितनी भी चीज़ें आज जो आपको नज़र आ रही हैं जिनको आप छू सकते हैं, ये सारी गुड्स कहलाती हैं। अच्छा, फिर एक वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है सर्विस का। ठीक है, तो सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज बेसिकली बड़ी ही यूज़फुल चीज़ें होती हैं जैसे कि गुड्स होती हैं, लेकिन ये गुड्स से इस तरह डिफरेंट हैं कि ये टेंजिबल नहीं होती। ये बेसिकली इनटेंजिबल आइटम्स होती हैं। जैसे आप एजुकेशन हासिल करने जाते हैं, ठीक है, तो एजुकेशन को आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, उसको देख भी नहीं सकते। एजुकेशन जो है वो आपके माइंड में स्टोर होती जाती है, नॉलेज आपके माइंड में स्टोर होता जाता है, ये एक इंटेंजिबल है। जो आपको टीचर्स या इंस्टीट्यूट आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, बेसिकली वो आपको सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है, जो कि इंटेंजिबल है। आप हेयर कट करवाने गए हैं तो आपके जो है बार्बर है, उसने आपको जो सर्विसेज दी हैं वो इंटेंजिबल सर्विसेज है। आप डॉक्टर के पास गए हैं, उससे आपने कंसल्ट किया, ये जो उसने कंसल्टेशन प्रोवाइड की, ये बेसिकली सर्विसेज हैं जो कि इंटेंजिबल है। ठीक है, डेंटिस्ट के पास चले गए, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले गए, तो गुड एंड सर्विसेज के बारे में आपको पता लग गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है वो स्केर्सिटी है या स्कार्सिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने तीसरी डेफिनेशन में पढ़ी थी, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा था। किसी भी चीज़ के लिमिटेड होने को स्केर्सिटी कहते हैं। जैसे टाइम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, या रिसोर्सेज हैं, मनी है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात आई तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, एफओपीज जो है, ये बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एफओपीज जो हैं इनको इनपुट फैक्टर्स भी कहते हैं। आपने, अगर आपको याद हो कि हमने एक प्रोडक्शन वाला प्रोसेस देखा था डायग्राम में, जिसमें कुछ इनपुट होती थी जो कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे, जिनको प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट बनाते थे जो गुड एंड सर्विसेज होती। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट फैक्टर भी कहते हैं और इनको रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो आज के बाद आपको इन तीनों टर्म्स को याद रखना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफओपीज, इनपुट फैक्टर्स भी और रिसोर्सेज भी। ये क्या होती हैं? ये बेसिकली लेबर होते हैं, लैंड होती है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन क्या है? कोई भी प्रोसेस जिससे आप कोई क्रिएट करते हो गुड और सर्विस, या उसमें वैल्यू ऐड करते हो, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऐड करने को आपने प्रोडक्शन कहना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्रिएट करना, एक है एडिंग वैल्यू, वैल्यू ऐड करना। इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, ये देखें, आपके पास फैक्टर प्रोडक्शन थे जिनको आपने एज इनपुट लिया, उससे प्रोसेस से गुजरते हुए आपने गुड एंड सर्विसेज यानी आउटपुट बना ली। ठीक है, एक चीज है कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना ली। ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड जो है ये आगे आप अकाउंटेंट बनते हुए बार बार बढ़ेंगे। रॉ मटेरियल क्या है? एक जो खाम माल है, उससे कोई आपने एक फिनिश गुड बना ली, कंप्लीट हुई हुई चीज बना ली जो आप बेचना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या था? आपने कोई चीज क्रिएट की। इसकी और मजीद आसान हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने धागा लिया, ठीक है, उससे कपड़ा बनाया,
फिर धागे से कपड़ा बनाना, आपने कपड़ा क्रिएट किया है, ठीक है। कपड़े को सी के पहनने के काबिल बनाना, ये भी आपने एक चीज क्रिएट की है, ठीक है। तो आपने खाली कपड़ा लिया, उसको स्टिच करने के बाद आपने पहनने के काबिल एक जो है ना वो शर्ट बना ली या ट्राउजर बना लिया, कुछ भी चीज़ जो पहनने के काबिल है वो बना ली। ये बेसिकली आपने एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाई, जिसको आपने क्रिएट किया, वो आपकी गुड बन गई। ये क्या था? क्रिएट करना। अब जो आपने शर्ट बनाई, ये खाली भी बिक सकती है, फिनिश गुड। लेकिन अगर आप इसको मजीद इसके ऊपर काम करके बेचें, तो आप बेसिकली उसमें मजीद वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप उसको महंगा बेचना चाहते हैं। एक प्लेन लेडीज शर्ट है, वो आप से के 5000 की मिल रही है, एक उसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, वो 8000 की मिल रही है। तो सिंपल अगर आप बना के बेचेंगे तो आपने एक क्रिएट कर ली चीज़ और उसको 5000 में बेच दिया। बट अगर आप उसके ऊपर मजीद काम करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई करते हैं, वो महंगी बिकेगी। आपने बेसिकली क्या किया? वैल्यू ऐड कर दी। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ों को बनाना, क्रिएट करना, या प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, एक उसमें वैल्यू ऐड करना। दोनों काम कैसे होंगे? आपको इनपुट चाहिए, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे आप अपनी जरूरियात को सेटिस्फाई करते हो गुड और सर्विसेज के साथ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग योर नीड थ्रू गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। सो यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी देख लिया। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हुए एक दफ़ा हम अपनी सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 डेफिनेशन थी उनको दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन थी, ठीक है। सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो थी 1776 में एडम स्मिथ से वो आई थी। और एडम स्मिथ की जो ये डेफिनेशन थी, इसको क्लासिकल डेफिनेशन या क्लासिकल अप्रोच के तहत डिफाइन की हुई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कहते हैं। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? ये साइंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है। और इसने ये कहा कि भाई वेल्थ जो है वो मेन आपका फोकस है। आप इसी के गिर्द जो है वो सारा काम कर रहे होते हैं। इवन कि आज भी हम 8 से 12 घंटे अगर कोई काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये बेसिकली उसके पीछे क्या है? वेल्थ को हासिल करना, ठीक है। उसने फर्दर एक्सप्लेन किया था 4 पॉइंट्स को: प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और उस पर क्रिटिसिज्म क्या था कि ह्यूमन वेलफेयर को इसने इग्नोर किया, ठीक है। और ये मटेरियलिस्टिक एक इसने डेफिनेशन दी थी। अच्छा, 1776 के बाद 1890 के अंदर दूसरी डेफिनेशन आई जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दी, ठीक है। इसको नियो क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। इसने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और इसने कहा था कि मटेरियल वेलफेयर के लिए आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अपना कोई ज़रूरत पूरी करना है, ना कि पैसा कमाना। लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सको। लास्ट जो थी डेफिनेशन, जिसको मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं, ये 1932 में आई, ठीक है। और ये रॉबिन्स ने डेफिनेशन प्रेजेंट की थी, जिसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, ठीक है। इसने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है? ये साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस है, ठीक है। उसने कहा था रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज बेसिकली यूजफुल थिंग्स होती हैं जो कि लिमिटेड हैं, मतलब कि आपके पास सेक्टर प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी कि आपने अपनी कौन सी नीड्स और वांट को पूरा करना है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ फोरगो करना पड़ता है। और ये जो थी इकोनॉमिक्स की तीनों डेफिनेशन थी जिसको हमने सम अप किया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली मदर ऑफ सोशल साइंस। जब से इंसान का वजूद है, इंसान अपने कुछ मसलों का हल ढूंढने में लगा रहता है। वो कलेक्टिव होके एफर्ट कर रहे हो या एक अकेला बंदा एफर्ट कर रहा हो, बट वो कुछ मसलों का हल ढूंढ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, वो सारे कुछ ना कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि यार इनका सोल्यूशन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल वो सोल्यूशन निकाल रहे होंगे, वो अपने लोगों को बेहतर हेल्थ देना चाहते हैं, ठीक है। वो उनकी तालीम के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, तालीम बेहतर प्रोवाइड करना चाहते हैं, गुर्बत दूर करना चाहते हैं, महंगाई कम करना चाहते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, उसको भी कम करना चाहते हैं।
इसका मतलब ये है कि सोशली इंसान कुछ मसलों में घिरा होता है जिसका उसको सोल्यूशन निकालना है, जिसके लिए उसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, अपनी रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। यही तो डेफिनेशन है मॉडर्न, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आपके मल्टीपल एंड्स हैं, तो आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं। सो ये मदर ऑफ सोशल साइंस है, ये इंसान के सोशल बिहेवियर को पढ़ाती है इकोनॉमिक्स आपको। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इंसान बिहेव करता है, कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है, कैसे कंट्री डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, कैसे एक पूरी इकोनॉमी डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, ये इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर एक इकोनॉमी को ओवरऑल देखा जाए, इकोनॉमी से मुराद इकोनॉमिक्स में एक कंट्री ली जाती है। ठीक है, तो अगर एक कंट्री को देखें तो उसके अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और अगर बहुत ब्रॉडली हम उनको कैटेगराइज करें तो ये जो एजेंट्स होते हैं ना, ये जो एक्टर्स होते हैं, ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनकी चार टाइप्स होती है। एक हाउस होल्ड होता है जो कंजम्पशन यूनिट होता है, जैसे हमने हाउस होल्ड पहले डिस्कस किया, जो आम लोग होते हैं, जो एक घर होता है जहाँ पे लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं चीजें। नंबर टू, फर्म होती है, प्रोडक्शन यूनिट, जो चीजें बना रहे होते हैं हाउस होल्ड के लिए ताकि उनको वो बेच सके। नंबर थ्री, गवर्नमेंट या स्टेट। ठीक है, एक गवर्नमेंट होती है जिसका काम होता है वेलफेयर के लिए काम करना, हाउस होल्ड और फर्म दोनों के वेलफेयर के लिए काम करना, क्योंकि इन दोनों जगहों पे हाउस होल्ड में भी लोग होते हैं और फर्म में भी लोग होते हैं। और नंबर फोर, फॉरेन ट्रेडर्स। ठीक है, वो लोग जो दूसरी इकोनॉमीज के साथ लेन देन में मसरूफ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके इंपोर्टर्स हैं जो बाहर से चीजें खरीद रहे होंगे, आपके एक्सपोर्टर हैं जो आपकी इकोनॉमी से बाहर चीजें भेज रहे हैं। तो ये चार जो हैं वो इकोनॉमी के एजेंट होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों अहम है, ये पढ़ना हमारे लिए क्यों अहम है, आपके सीए में इकोनॉमिक्स क्यों है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों पढ़ाई जा रही है। देखिए, इकोनॉमिक्स वो वाहिद आपका सब्जेक्ट है जो आपको सिर्फ आई कैप PRC 3 में पढ़ाएगा। बाकी बहुत से सब्जेक्ट हैं जो आप पूरे सीए के अंदर पढ़ते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग आपका थ्रू आउट सीए के करियर में आपको बार बार पढ़ाई जाएगी। इवन कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जॉब करोगे क्वालिफाई होने के बाद, जब आप आर्टिकल्स करोगे वहाँ पे भी अकाउंटिंग बार पढ़ाएगी। इसी तरह टैक्स आपको बार बार पढ़ाया जाएगा, कॉर्पोरेट लॉज आपको बार बार पढ़ाए जाएंगे, ऑडिट आपको बार बार पढ़ाया जाएगा। बट इकोनॉमिक्स सिर्फ यहाँ पे ही पढ़ाया जाएगा PRC 3 में। और आई कैप आपको इस सब्जेक्ट के बारे में ये चाहता है कि आप PRC 3 में इतना नॉलेज गेन कर लो कि आपको दोबारा ये पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो ये क्यों आई कैप कोशिश कर रहा है आपको पढ़ाने की। ठीक है, इसके बगैर भी बहुत से ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं सीए जैसी जो इकोनॉमिक्स को पढ़ाए बगैर भी अपने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन दे देती है। बट सीए में ये लाजमी रखा गया है, इकोनॉमिक्स पास करेंगे तो आप आगे मूव ऑन करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आप इंडिविजुअल होंगे या हाउस होल्ड होंगे, अपने घर का कोई फैसला ले रहे हैं, तब भी बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। आप प्रोड्यूसर हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, सप्लायर हैं, तब भी आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में जाके बैठे हैं वहाँ पे आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रेडर हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। मतलब ये चारों एजेंट्स को एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करने के लिए इकोनॉमिक्स जो है वो आपको एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। चारों इकोनॉमी के एजेंट्स, डिसीजन मेकिंग किससे रिलेटेड होती है, वेल्थ के इस्तेमाल से। ठीक है, कि आपने कैसे बिहेव करना है, आपने कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी मल्टीपल एंड्स को पूरा करना है। तो बेहतर वो इंसान डिसीजन ले सकेगा जिसको इकोनॉमिक्स का पता होगा। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं मजीद, ये कॉन्सेप्ट्स हैं नीड और वांट। अच्छा, अभी हम कुछ पहले भी ये डिस्कस करते आए हैं तो वहाँ पे ये दोनों वर्ड्स आते रहे, नीड और वांट। अगर हम नॉर्मली देखें तो ये एक ही मतलब के लिए लिए जाते हैं। नीड क्या है और वांट क्या है। नीड आपकी ज़रूरत है और वांट आपकी बेसिकली ख्वाहिश है। ठीक है, एक ही अल्टरनेटिव व्यूज होते हैं। बट अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें तो नीड क्या है, हर वो चीज़ जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उसको हम नीड कहेंगे। जैसे कि आपका खाना, आपके कपड़े, आपका शेल्टर, ठीक है, रहने की जगह। इसके अलावा आप इसको मज़ीद आगे
भी आपकी कुछ ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, तो बेसिक एजुकेशन और बेसिक सिक्योरिटी भी इसी में आता है। वांट क्या है? वो डिज़ायर या वांट जो इंक्रीज करेगी आपकी लाइफ की क्वालिटी को। ठीक है, आप अगर ब्रांडेड फूड खाना चाहते हैं तो देखें, आप खाली सिंपल फूड खा रहे होते तो भी आप सरवाइव कर सकते थे, तो वो फूड सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। बट अगर आप ब्रांडेड फूड लेना चाहते हैं तो ये आपकी वांट है। आप ब्रांडेड क्लॉथ लेना चाहते हैं, ब्रांडेड लोकेशन में घर लेना चाहते हैं, ब्रांडेड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी वांट में आ जाती है। ठीक है, तो नीड क्या है? जो आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। और वांट क्या है? जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर रही हो, आपकी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर रही हो। ठीक है, और ये नीड्स और वांट कैसे पूरी होंगी? ये किसी भी आइटम से पूरी हो सकती है, गुड से या सर्विसेज से। ठीक है, तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपके पास ये कुछ आइटम्स या एक्टिविटीज़ हैं, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सी नीड है और कौन सी वांट है। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।